Hello my dear students and friends, this is Computer Concepts A.K. पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो में एक लेकर के जो आपके सामने आया हूँ, ये गेस्ट पेपर फर्स्ट टर्मिनल 1 जो आपका 50% सिलेबस से टर्मिनल 1 होने जा रहा है, जिसका मैं आपको पहले वीडियो दे चुका हूँ। क्या होगा, कैसे होगा टर्मिनल 1, 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का। 2021-22 class 12 IP 065 is your code. IP means informatics practices। तो इसके लिए मैं अपना एक गेस्ट पेपर लेकर के आपके सामने यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, और इस गेस्ट पेपर में हालांकि CBSE की तरफ से ऐसा कोई सैम्पल पेपर गेस्ट पेपर अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ इस तरह का ही सैम्पल पेपर आपका आना चाहिए, होना चाहिए। इसमें पैंडास फर्स्ट और डेटा विजुअलाइजेशन मिला करके आपका 25 मार्क्स का वेटेज है, और सोसाइटल इम्पैक्ट से 10 मार्क्स का वेटेज है, राइट। तो हम यहाँ पर मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है कि इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन डालूंगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 नॉर्मल MCQs होंगे, सीरीज से 5 नंबर का ले लिया, डाटा फ्रेम से 5 नंबर का ले लिया, और डेटा विजुअलाइजेशन से मैंने 2 नंबर का ले लिया, और सोसाइटल इम्पैक्ट से 3 नंबर का। तो टोटल नॉर्मल MCQs मैंने 15 मार्क्स के ले लिए यहाँ से। और असर्शन एंड रीजनिंग का मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ CBSE। तो सीरीज का 2 नंबर का, डाटा फ्रेम से 2 नंबर का, और डाटा विजुअलाइजेशन से 1 नंबर का असर्शन, टोटल 5 नंबर का दे दिया मैंने। एंड सोसाइटल इम्पैक्ट से यहाँ पर 3 मार्क्स का असर्शन एंड रीजनिंग दे दिया, टोटल 8 मार्क्स। तो और यहाँ पर केस स्टडी में 4 नंबर पैंडास, 4 मार्क्स डाटा विजुअलाइजेशन, और सोसाइटल इम्पैक्ट 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स। तो 15 + 8 23 हो गया, और ये 12 मार्क्स मिलाएंगे, टोटल 35 हो जाएगा। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि पैंडास में 25 मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं। 5 + 5 10 + 2 ये हो गया 12, और इसके बाद 12 to 14, 14 to 16, 16 1 17, और 17 4 21, एंड 21 4 25 हो गया। सोसाइटल इम्पैक्ट की बात जहाँ तक है, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस तरह से हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक बन रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं मेन पेपर की तरफ। जो हमारा पेपर है, जो मैं सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पेपर आपके सामने आ गया। मैक्सिमम मार्क्स 35 और टाइम है 1.5 आवर्स, दैट मीन्स 90 मिनट। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स, A and B। ईच पार्ट इज कंपल्सरी। दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप देखते हैं पेपर के स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, द सेम आई हैव implemented here. Part A has 2 sections, section 1 and section 2. Section 1 is short answer questions to be answered in 1 word or 1 line. यहाँ पर ज़्यादातर मैंने MCQs के फॉर्म में दिया है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाइन आंसर नहीं दिया है। और सेक्शन 2 हैज़ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। ये असर्शन और रीजनिंग पर बेस्ड है सेक्शन 2 पार्ट ए का। पार्ट बी हैज़ ओनली 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। हर केस स्टडी में 5 सब पार्ट दिए गए हैं, एक एक नंबर के। उसमें से 4 पार्ट्स करने हैं आपको। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया है, हो सकता है CBSE आपको ऑप्शन ना दे या दे भी सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन, ये तो बात तभी क्लियर हो पाएगी जब CBSE का कोई सैम्पल पेपर रिलीज होगा। तो आइए फिलहाल CBSE के सैम्पल पेपर से पहले सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो मेरा ये गेस्ट पेपर 1 दे रहा हूँ आपको टर्मिनल 1 के लिए, इसे फॉलो करते हैं और इसे सीखते हैं और इसे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 का पार्ट ए का। इसमें टोटल
आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 में टोटल 15 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में आपको दिए गए हैं 16 से 23, यानी कि 8 क्वेश्चन, 16 से लेकर के 23 तक 8 क्वेश्चन, 16 to 23। इसके बाद पार्ट बी शुरू हो जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन है और सभी 3 क्वेश्चन में 5-5 पार्ट हैं, 5-5 पार्ट हैं। यहाँ तक देखिए 5 पार्ट हो गया, इसमें से 4 करने हैं। ऐसे 25वें में इसमें भी 5 पार्ट है, 4 करने हैं आपको, और 26 में 5 पार्ट है, 4 करने हैं फिलहाल। दिस इज माई गेस्ट पेपर, नॉट CBSE। ओके, तो और सभी एक एक नंबर के हैं। आपको जैसा कि पता है कि OMR शीट मिलेगी, OMR शीट में आपको सर्कल डार्क करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन होना चाहिए जिससे सर्कल डार्क किया जा सके। तो वही सोचते हुए मैंने ये पेपर आपके सामने रखा है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। Which symbol is to be used in specifying the line style as dash 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 line? यानी डैश डैश से बनी हुई लाइन अगर आपको ग्राफ में, डाटा विजुलाइजेशन में किसी लाइन ग्राफ में बनाना है, ठीक है, टू बी यूज्ड इन स्पेसिफाइंग द लाइन स्टाइल एज डैश। तो लाइन स्टाइल पैरामीटर किस में यूज होता है? प्लॉट फंक्शन में होता है, लाइन ग्राफ के लिए, है ना। बोलिए, एज डैश डैश लाइन। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इन लाइन चार्ट, लिख दिया मैंने। नाउ तो इसमें से ए डैश डैश, 2 बार डैश सिंबल दिया गया है, या डैश डॉट, ओनली डैश, या कॉलन सिंबल। तो कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए आपका आंसर होगा पार्ट ए पार्ट को मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, करेक्ट आंसर है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेम द मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स वेरियस मेथड्स फॉर प्लॉटिंग ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का कौन सा मॉड्यूल आप इंपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए? पार्ट सी, पाईप्लॉट। ओके, डैश प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई खोज है, कुछ है, तो उसे किसके अंतर्गत रजिस्टर कराना चाहिए, किसके अंतर्गत वो आता है, और उसे किसके अंतर्गत प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स। बताइए आंसर। यस, इट इज पेटेंट्स। इन्वेंटर्स के केस में पेटेंट्स होता है, ठीक है। किसी पोएम, कोई लिटरेचर, उसके केस में कॉपीराइट होता है। बिजनेस में आपका किसी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, अलग अलग ब्रांचेज। आइए चौथे क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर कॉज ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट जो आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उसमें किस तरह के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ये यूज़ जो इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है? तो आप यहाँ से देखिए, लेड, कैडमियम, बेरिलियम, ब्रोमिनेट फ्लेम रिटार्डेंट्स, all of the above. Yes, please guess out the correct answer. Yes, it is all of the above. ठीक है, सारे होते हैं ये इन वन वे और अदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अ वेब पेज कैन कंटेन। वेब पेज में किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है? ठीक है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑल ऑफ दिस। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंटरनेट वाले से आ गया है, इसे सोसाइटल इम्पैक्ट से होना चाहिए था। अब चलिए यहाँ पर आ गया है कि इसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया। सोसाइटल इम्पैक्ट का होना चाहिए था, मेरा मतलब मैं चाहता था देना, कोई बात नहीं। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेब पेज कैन कंटेन, जनरल क्वेश्चन है। तो वेब पेज में क्या क्या होता है? टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती है, वीडियोस भी होती हैं, और तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फॉर इंस्टॉलिंग pandas इन पाइथन वी राइट द फॉलोइंग कमांड ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर आप कौन सी कमांड लिखते हैं अगर आप pandas इंस्टॉल करना चाहते हैं? तो
Obviously we will write install pandas, pip install pandas, install pip pandas, pip pandas. कौन सी कमांड आप लिखेंगे, गेस कीजिए। यस यू आर राइट, इट इज pip install pandas हो गया। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सातवां। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इंपोर्ट किया गया है pandas, यहाँ से इसकी कोडिंग है, आप कोडिंग देख लीजिए। कोडिंग मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ जैसे आपको पता चल जाए। तो ये है import pandas as pd s1 pd dot series range 40 to 19 minus 5 comma x for x in value। ये आपका इंडेक्स इंडिकेट करता है इतना पोर्शन, और इससे आपकी एलिमेंट्स क्रिएट होंगे सीरीज के। तो एलिमेंट्स क्या क्रिएट होंगे रेंज से 40 और -5 यहाँ पर स्टेप दिया गया है, -19 तक ये डिक्रीज होगा 5 करके। तो 40 में से 5 निकल जाएगा तो 35, 35 में से 5 निकल जाएगा 30। कहाँ तक जाएगा ये 19 तक नहीं है, 19 एंडिंग इंडेक्स है इसलिए 20 तक जाएगा कम होता हुआ। ठीक है, तो आप बताइए। और यहाँ पर जो इसके इंडेक्सेस हैं वो क्या क्रिएट होंगी, ये फॉर लूप लगा हुआ है। क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है अभी तक? किया होगा तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन ए इसका ये है, V40 A 35 L 30 U 25 E 20। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट दिया गया, वैल्यू 40 वैल्यू 35 वैल्यू 30 वैल्यू 25 वैल्यू 20, नो आउटपुट वैल्यू एरर। तो इसमें आपको सोचना है कौन सा पार्ट सही है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका जो ये पार्ट है ए पार्ट, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है ये पार्ट, राइट। इसको मैं ए कर देता हूँ, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो आपका इंडेक्स क्रिएट होगा x फॉर x इन वैल्यू, तो फॉर x इन वैल्यू में v एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, v a l u e, तो 5 इंडेक्स क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ 5 वैल्यू जनरेट हो रही हैं, तो उसके साथ हर वैल्यू के साथ एक एक इंडेक्स v a l u e आ गया। आठवां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सीरीज S1। S1 में कितने एलिमेंट्स हैं सीरीज में, उसे काउंट करने के लिए कौन सा ये फंक्शन कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है सीरीज की। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज, इंडेक्स, आइटम साइज, साइज। गेस आउट द करेक्ट आंसर, बहुत इजी पेपर है। यस, साइज इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर साइज जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके। कंसीडर टू सीरीज S1 एंड S2 एज गिवन बिलो। 9th क्वेश्चन है, S1 सीरीज ये है जिसमें इंडेक्स जो है XY है, वैल्यूज 10 15 है, यहाँ पर इंडेक्स YZ है, वैल्यूज 20 और 5 है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट S1 प्लस S2, दोनों सीरीज को प्लस करने पर आउटपुट बताना है। ए में दिया जा रहा है Y30 Z20, Y और Z दिया गया, X गायब है, गलत आंसर है। X नैन Y35 Z नैन, तो देखिए x यहाँ पर है इसमें और x इसमें नहीं है, तो x के सामने 9 आ गया। y यहाँ पर 15 है, y यहाँ 20 है, तो y के सामने 35 आ गया टोटल करके। z यहाँ पर है लेकिन z यहाँ पर मैचिंग इंडेक्स नहीं है, तो इसके सामने 9 आ गया। क्या होना चाहिए आंसर? यस एग्जैक्टली, इट शुड बी बी। इसका आंसर आपका बी होना चाहिए, बिना सी और डी देखिए। हालांकि आपको एग्जाम में सी और डी भी देख लेना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तभी वो करें। आप जानते हैं जब दो सीरीज को बाइनरी ऑपरेशन किया जाता है तो मैचिंग इंडेक्स ऑपरेट हो जाती है, नॉन मैचिंग इंडेक्स के सामने 9 इवेल्युएट हो जाता है। ओके, नाउ टू डिस्प्ले टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सीरीज S1 एक सीरीज है, उसके टॉप 3 एलिमेंट्स डिस्प्ले करना हो तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट S1 ऑफ कॉलम 3। तो टॉप 3 एलिमेंट्स का मतलब जिसका इंडेक्स 0 1 2 हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका जो इंडेक्स है स्लाइसिंग का 0 1 2 होगा। प्रिंट S1 डॉट हेड 3, यस ये भी टॉप 3 एलिमेंट्स देगा। S1 डॉट ILOC 0 3, 0 कॉलम 3 स्लाइसिंग की गई ILOC के थ्रू।
जो नॉर्मल स्लाइसिंग होती है वही ILOC के थ्रू होती है, इंडेक्स नंबर्स डिफॉल्ट यूज करता है। तो यहाँ भी 0 1 2 आपका डिस्प्ले होना चाहिए। सो नाउ योर आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, राइट। आइए 11th करते हैं। टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ रोज इन डेटा फ्रेम DF वी कैन यूज द कमांड। डेटा फ्रेम कोई DF के नाम से है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज पता करनी है, तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? प्रिंट DF डॉट काउंट एम्प्टी ब्रैकेट, प्रिंट लेन ऑफ DF, प्रिंट DF डॉट वैल्यूज, प्रिंट DF डॉट लेन। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। यस, इसका करेक्ट आंसर है बी, लेन ऑफ DF। DF डॉट लेन नहीं लिखा जाता है, लेन और ब्रैकेट में DF, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कर देगा, उसमें कितनी रो है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका कोड दिया हुआ है इंपोर्ट पांडास से लेकर के यहाँ तक। आई एम मेकिंग इट इन ब्लू कलर। तो आपका ये कोड है PD डॉट डेटा फ्रेम 1 2 3 2 4 6 8। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि ये एक लिस्ट है 1 2 3 नेस्टेड लिस्ट, यहाँ से नेस्टेड लिस्ट से डाटा फ्रेम बनाया जा रहा है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए? 1 2 3, 3 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम। तो टोटल 4 कॉलम इसमें प्रोड्यूस करेगा ये। 0 1 2 3 4 कॉलम हो गए। और कितनी रो? एक रो ये और दूसरी रो ये इंडिकेट करेगा। तो पहली रो का इंडेक्स 0 है, दूसरी रो का इंडेक्स 1 है। वैल्यूज 1 2 3। अब यहाँ पर जो अगली रो है जिसके नीचे इसमें 8 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पर नैन क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि आपका पार्ट ए सही होना चाहिए। फिर भी और पार्ट हम देख लेते हैं। 0 और 1 दो ही कॉलम नहीं बनेंगे, यहाँ पर टोटल 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है पहली लिस्ट में, तो उसकी जगह पर नैन आ जाएगा। और ऐसा आउटपुट तब आता अगर ये जो दोनों हमने यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये एरे होता तो शायद ऐसा आउटपुट आता। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट आते इसमें, जिसका एक ही कॉलम होता 0th कॉलम, और दो रोज होती जिसका इंडेक्स 0 और 1 है, ठीक है। अगर ये चीज़ एरे से बनाया जाता तो नन ऑफ अबव का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप इसमें कुछ आपको डाउट है तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। मैं पेस्ट करता हूँ इसे यहाँ पर, एंटर प्रेस किया। अब आप DF देखिए, ये आ गया DF। और यही चीज़ अगर आपने एरे से बनाई होती तो पहले आपको numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np, और मैं इसी को एरे से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए ये इसमें एरे के बनाने के लिए आपको ये 2 डायमेंशनल एरे बनेगी। np डॉट array एरे, और इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नेस्टेड लिस्ट जो आपने पास की है, ऐसे कर देता हूँ। तो ये आपकी एरे से डेटा फ्रेम आपने बनाने के लिए दिया कमांड। अब DF देखिए क्या आया। अब आपका DF बिल्कुल इसी तरह आया, जिसमें एक कॉलम है और ये पूरा का पूरा एरे जो आपका है, 2 रोज, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 रोज 0th एंड फर्स्ट एंड 1 कॉलम, जो आपको मैं अभी यहाँ पर ये आंसर दिखा रहा था। सॉरी, आपको मैंने अभी ये आंसर दिखाया था, ये वाला सी पार्ट। तो सी पार्ट तो हो नहीं सकता, एरे से नहीं बन रहा है, नेस्टेड लिस्ट से बन रहा है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फिल मिसिंग वैल्यूज इन अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम मिसिंग वैल्यूज फिल करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? यस, इट इज फिल NA, ठीक है। फिल NA से आप मिसिंग वैल्यूज की जगह पर कुछ फिल कर लेते हैं। Which function can add the rows of one data frame below the rows of other data frame? तो assign, insert, append, add। ऐड कोई फंक्शन नहीं, इसे कैंसिल कर दीजिए। असाइन जो है और इंसर्ट, ये दोनों कॉलम ऐड करने के लिए होते हैं। बच गया आपका अपेंड। सो अपेंड इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन, सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर। और यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट DF। ये आपका डाटा फ्रेम DF है, जिसमें नेम और परसेंट 2 कॉलम है, रोज हैं 0 1 2 3। ये राइट द कमांड टू डिस्प्ले द रोज हुज परसेंट इज ग्रेटर देन
80 80 से ग्रेटर जिसका परसेंटेज है उसका डाटा डिस्प्ले करना है उन रूल्स का। तो यानी कि ये डिस्प्ले होना चाहिए और ये डिस्प्ले होना चाहिए, जीरोथ और थर्ड इंडेक्स वाला। तो आइए देखते हैं, प्रिंट df1 ऑफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 80, df1 ऑफ दो ब्रैकेट लगा हुआ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, df1 डॉट loc परसेंट ग्रेटर देन 80 बिल्कुल गलत कमांड है, loc के साथ यहाँ पर df डॉट loc और परसेंट यहाँ पर ये गलत आ रहा है, बिल्कुल यहाँ कंडीशन हो सकती है df डॉट लगा के। df ऑफ परसेंट ग्रेटर देन 80 ये तो ट्रू या फॉल्स देगा। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली आवर आंसर इज दिस वन। ठीक है, ये पार्ट। इस तरह से आपने सेक्शन 1 के 15 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन मैं देना चाहता था किसमें से, सोसाइटल इम्पैक्ट से 5वां क्वेश्चन, और ये इंटरनेट वाले से चैप्टर से जो कि सिलेबस में इस बार नहीं टर्म 2 में है उसमें से आ गया है। अभी देखूंगा लास्ट में, अगर टाइम बचेगा, वीडियो लंबी नहीं हुई तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा और यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन में चेंज करके डाल दूंगा। ठीक है, और उसको रेड कर दूंगा जो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में 16 से 23 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। असर्शन मतलब इसे ए से ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया गया है असर्शन को, और रीजनिंग को आर से रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, तो देखिए इसका, कंसीडर द लिस्ट L1 विद एग्जाम एलिमेंट्स। असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरह से आप बता रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में, वो असर्शन है। और उसका रीज़न क्या है, ये रीज़न में आप रीजनिंग देते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, और उसी को यहाँ पर बताना होता है कि क्या असर्शन सही है या रीजनिंग सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या उसकी असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। राइट, सो व्हेन वी राइट प्रिंट, अच्छा यहाँ पर एक लिस्ट है जिसकी वैल्यूज हैं 2 3 5, और एक सीरीज है उसकी भी वैल्यूज हैं 2 3 5। राइट, तो कह रहा है कि अगर हम लिस्ट को लिस्ट इंटू 2 करते हैं, प्रिंट L1 इंटू 2, तो ये आंसर आता है 235 235। बट S1 इंटू 2 करते हैं तो मेरा आंसर आता है क्या, जीरोथ एलिमेंट 2 था तो 2 2 4, फर्स्ट एलिमेंट 3 था तो 3 2 6, सेकेंड एलिमेंट 5 था तो 5 2 10। ये आंसर आता है सीरीज के केस में। ठीक है, ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है, असर्शन इज ओके। रीजनिंग में आ जाइए, क्यों ऐसा हुआ। सीरीज अलाउज वेक्टर ऑपरेशन ऑन स्केलर वैल्यूज, while list when multiplied by an integer value it gets replicated that many times। बिल्कुल सही है रीजनिंग भी। सीरीज अलाउज वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी सीरीज को +2 करोगे तो वो सभी एलिमेंट्स में +2 हो जाएगा, -2 करोगे सभी में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करोगे सभी एलिमेंट्स जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाते हैं। लेकिन लिस्ट के केस में अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस तो होगा नहीं लिस्ट में। ठीक है, किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर लिस्ट उतनी टाइम्स रेप्लिकेट हो जाती है। देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो यहाँ पर आप नाउ एज पर द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड आर ट्रू। ए और आर ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं भाई, आर में एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो तो करेक्ट है, ए ट्रू आर फॉल्स है तो गड़बड़ है। A and R both are true and R is the correct explanation of A. This is the correct answer. ठीक है, ये आपका इस तरह का असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड में, ऐसा बोर्ड ने कहा है। 17th क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो द क्वेश्चन A, given below the question A represents assertion and R represents reasoning. Select the correct answer from the given below. ठीक है, इन द गिवन बिलो क्वेश्चन, इन द,
ठीक है। तो यहाँ देखिए ए असर्शन क्या कहता है, फॉर अ गिवन डेटा फ्रेम डी एफ, ये डेटा फ्रेम है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कोड डी एफ डॉट ड्रॉप, ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये एरर दे रहा है, ठीक है, विल प्रोड्यूस एरर। तो क्यों एरर दे रहा है, रीजन क्या है, वी कैन स्पेसिफाई एक्सेस इक्वल टू 1 फॉर डिलीटिंग द स्पेसिफिक कॉलम इन ए डेटा फ्रेम, बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सेस 0 फॉर रो डिलीशन। तो यहाँ पर ये रो ढूंढ रहा है, रो डिलीशन के लिए बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है, तो रो में तो रो इंडेक्स कहीं सैलरी है नहीं, दैट इज वाई इट इज प्रोड्यूसिंग एरर। अगर यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 1 लिख दिया जाए कॉमा लगा करके यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एक कॉलम का लेबल सैलरी मिल जाएगा और उसे आसानी से डिलीट कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये भी सही है कि ये असर्शन भी सही है कि इट विल प्रोड्यूस एरर, एंड रीजनिंग इज ऑल्सो करेक्ट। जो रीज़न दिया हुआ है कि यहाँ एक्सेस इक्वल टू 1 आप दे करके और उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि एक्सेस इक्वल टू इसमें 0 है, उसके अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं मिल रहा है उसको। तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पर मैं ये सेंटेंस लिखना चाहिए था, नाउ, ठीक है, नाउ एज पर द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर सही होगा, दोनों सही है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजनिंग जो दी हुई है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सो सी पार्ट इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन में क्या दिया, सॉर्टिंग इज एन ऑपरेशन टू अरेंज डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, sort underscore values function is used to perform this operation। ये sorting को हम sort underscore values के थ्रू कर सकते हैं, और ये arranging of data in specific order, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, assertion is okay। रीजनिंग में दिया जा रहा है रो इंडेक्स वाइज सॉर्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में इंडेक्स पर सॉर्टिंग नहीं हो सकती है, कह रहा है केवल वैल्यूज पर ही सॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन भी होता है जो रो इंडेक्स पर भी सॉर्टिंग कर सकता है। तो रीजनिंग गलत हो गई और असर्शन सही हो गया। इस केस में आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हेयर ऑल्सो पार्ट सी इज करेक्ट इन 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, ये आपका कोड है, df pd डॉट डेटा फ्रेम, ये सब आपका कोड दिया हुआ है। इस कोड को पहले ऑब्जर्व कीजिए। pd डॉट डेटा फ्रेम एक डिक्शनरी के फॉर्म में नेम, राम, श्याम, रवि, करण 4 वैल्यूज हैं, मार्क्स में भी 4 वैल्यूज हैं, और इंडेक्स 1 2 3 4 5 5 वैल्यू दी गई है इंडेक्स में। जरा देखिए, असर्शन कह रहा है कि द अबव कोड गिव्स वैल्यू एरर, ये कोड वैल्यू एरर देता है। असर्शन बिल्कुल वैल्यू एरर देगा क्योंकि यहाँ इंडेक्स एक एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इस डाटा फ्रेम में 4 रो बनेंगी, राम, सैम, रवि और करण के लिए 4 मार्क्स होंगे दूसरा कॉलम, तो इंडेक्स भी 4 होना चाहिए, 5वीं इंडेक्स तो वैल्यू एरर क्रिएट कराएगी। दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। और यहाँ रीजन क्या दिया है, द डेटा फ्रेम हैज 4 रोज बट इंडेक्स स्पेसिफाइड इज फॉर 5 रोज, the length of the data frame must match with the length of its indexes, reason is also correct। so that means both a and r are true, and r is the correct explanation of a, is not यहाँ लिखा है, a true r false, both are false। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर हमें लग रहा है ये a पार्ट सही होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू दिए गए हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ओके, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन है कि लेजेंड ऑफ ग्राफ रिफ्लेक्ट द डेटा डिस्प्लेड इन द ग्राफ्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो डेटा है उसको लेजेंड में शो करता है, कॉल्ड ग्राफ सीरीज। द लेजेंड बॉक्स कंटेन्स स्मॉल सैंपल्स ऑफ ईच कलर ऑन द ग्राफ एज वेल एज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हाट ईच कलर मीन्स। It can be easily done using matplotlib.pyplot modules specific function, कोई एक अलग फंक्शन है इसके लिए, उसके थ्रू किया जा सकता है।
लेजेंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट दी हुई है, असर्शन इज ओके। रीजनिंग में आ जाइए, टू शो अ लेजेंड बॉक्स ऑन द ग्राफ वी कैन यूज शो अंडरस्कोर लेजेंड फंक्शन। कह रहे हैं कि शो अंडरस्कोर लेजेंड फंक्शन से हम लोग ग्राफ का लेजेंड डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इस कोड में फॉर एग्जांपल भी दे रखा है कि इस कोड में लेजेंड को इसके थ्रू शो कर सकते हैं। plt डॉट शो लेजेंड, क्या ऐसा कोई फंक्शन है शो लेजेंड करके? आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर plt डॉट लेजेंड फंक्शन है, वो होना चाहिए। तो रीजनिंग में तो ये फॉल्स हो गया और असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। चूज कीजिए करेक्ट आंसर कौन सा हुआ। both A and R are true नहीं, both A and R are true and R is not correct explanation of A. A is true but R is false and R is not correct explanation of A. ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑफ A। ठीक है, क्योंकि वहां पर ये शो लेजेंड फंक्शन बताया, इसने लेजेंड फंक्शन बताता तो ये रीजन सही हो जाता। इस तरह से असर्शन और रीजनिंग की क्वेश्चन आपके आएंगे। आइए दो क्वेश्चन यहाँ पर सोसाइटल इम्पैक्ट से किया जाए असर्शन और रीजनिंग का। देखिए असर्शन, ट्रेल्स, ट्रेसेस और फुटप्रिंट्स दैट पीपल लीव व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन इज नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स की डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है ये। रीजनिंग, we share our personal information intentionally और sometimes unknowingly on various social media platforms। कई बार हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानबूझ करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, है ना, अपनी फोटोज, अपने वीडियोज एंड ऑल। और कई बार जो है अननोइंगली कुछ प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट के फॉर्म में दोज ट्रेल्स एंड ट्रेसेस आर लेफ्ट बिहाइंड। तो असर्शन भी यहाँ सही दिख रहा है और रीजनिंग भी सही दिख रही है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ है। बोथ ए एंड आर ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो गया। 22nd असर्शन में आइए, फिशिंग इज ए साइबर क्राइम। बिल्कुल सही है, फिशिंग इज ए साइबर क्राइम। और यहाँ पर फिशिंग कांट बी डन बाय सेंडिंग ऑन सॉलिसिटेड ईमेल, इट डज नॉट कलेक्ट आवर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। रीजन बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसका उल्टा होना चाहिए। तो इस तरह से आपका असर्शन तो ठीक है, ये साइबर क्राइम है, लेकिन रीजनिंग जो है वो गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आप सी वाला आंसर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसी तरह से 23rd क्वेश्चन, ई वेस्ट इज नॉट वेरी हैजार्डस टू द लाइफ ऑन द अर्थ। भाई ई वेस्ट तो बहुत हैजार्डस है, तो ये तो फॉल्स हो गया। रीजनिंग में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल लाइक लेड, कैडमियम, बेरिलियम एंड मरकरी। बिल्कुल सही, ई वेस्ट में ये चीज़ें, ये केमिकल्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ और जो लाइफ है अर्थ पर उसके लिए, सभी के लिए नुकसानदायक हैं। तो हमारा जो रीजनिंग परफेक्ट आ रहा है और ये असर्शन गलत आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द, नहीं दोनों तो ट्रू नहीं है, ए एंड आर दोनों फॉल्स है, नहीं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग बिल्कुल ट्रू है, लेकिन असर्शन में थोड़ी गलती कर दी गई है। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपका पार्ट ए सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 में नॉर्मल एमसीक्यूज थे और सेक्शन 2 में पार्ट ए के मैंने असर्शन और रीजनिंग पर क्वेश्चन दिए थे। पार्ट बी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, कैसे होते हैं। Mr. Sharma is a manager of a company ABC Private Limited. His data analyst maintains quarter-wise sales done by the various salesmen in the form of following data frame DF. ये data frame DF में quarter-wise sale maintain की जा रही है। अब now based on it answer any 4 questions from first to fifth। 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए, 1 से 5 तक क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। 5 क्वेश्चन इस डाटा फ्रेम के बेसिस पर, और उसमें से आपको 4 का जवाब देना है। हालांकि ये कहीं सीबीएसई नॉर्म्स में नहीं है, हो सकता है कि केवल 4 ही प्रश्न दिए जाएं, आपको चारों में से 4 करना हो, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, आपको जो है एडिशनल एक चॉइस मिलेगी। ठीक है, ये तो मैंने डाल दिया है आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
sorry, first arrange the data in the order of SM name in ascending order। ठीक है, आप डेटा को अरेंज कीजिए SM नेम सेल्समैन नेम के असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी कमांड सही होगी? df इक्वल टू df डॉट शॉर्ट वैल्यूज, df इक्वल टू df डॉट शॉर्ट वैल्यूज बाई इक्वल टू SM नेम, df शॉर्ट वैल्यूज बाई इक्वल टू असेंडिंग, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इन चारों में से आप करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर में आपका यही होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग होता है और ये बी पार्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें बाई पर आप कॉलम का नाम देंगे बाई पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा के असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स लिखा जा सकता है, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इक्वल टू ट्रू होता है, इसलिए असेंडिंग इक्वल टू ट्रू देने की जरूरत यहाँ पर अगला पैरामीटर कॉमा लगा के नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, The manager of the company needs to know the sales of salesman ID 103 and 104. Help him to identify the correct set of statements from the given option. ठीक है, इस ऑप्शन में से आपको पता करना है 103 और 104 के लिए का डाटा डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड सही होगी। कुछ लोग 103 और 104 यहाँ से देख लेंगे और इसकी स्लाइसिंग कर देंगे। नहीं, इसे देख के स्लाइसिंग नहीं करना है आपको। 103 और 104 को देख करके और जो इनपुट आपको दिया गया 103 104 उसके बेसिस पर आपको कमांड बनानी है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि कमांड आपके लिए बनी बनाई है। तो यहाँ पर पहली कमांड ये दी हुई है और यहाँ पर और ऑपरेटर ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग इसको एंड समझेंगे, लेकिन 103 और 104 दोनों का डाटा डिस्प्ले होना है, तो आप 103 और 104 और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कंडीशंस में। तो यहाँ भी एंड यूज किया गया है, ये काम नहीं करेगा ये एंड, यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर दिया गया लेकिन एंड लगना ही नहीं है। तो बचा कौन सा? प्रिंट df ऑफ df डॉट sid इक्वल टू 103 और df डॉट sid इक्वल टू 104। यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन है, उसको और या एंड ऑपरेटर से आप जोड़ रहे हैं, लेकिन हर कंडीशन आपकी पैरेंथेसिस में इनक्लोज होनी चाहिए, नहीं तो कमांड नहीं चलेगी। पैरेंथेसिस, लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, यहाँ भी देखिए पहली कंडीशन भी लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट में इनक्लोज है। सो पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Which of the following command will display the data type of each column of the data frame? डेटा टाइप, हर कॉलम का डेटा टाइप डिस्प्ले कराना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का। उसके लिए आपको सॉरी, उसके लिए आपको कमांड होगी df डॉट टाइप एम्प्टी ब्रैकेट टाइप ऑफ df, ये तो डाटा फ्रेम का टाइप देगा, हमें चाहिए हर कॉलम का डेटा टाइप। तो प्रिंट df डॉट डी टाइप, प्रिंट df डॉट डी टाइप्स, आपका यहाँ पर होना चाहिए डी टाइप्स, अट्रीब्यूट का नाम है डी टाइप्स नॉट डी टाइप। ओके, तो आपका ये डी पार्ट करेक्ट हुआ। इसी तरह से द मैनेजर वांट्स टू ऐड अ न्यू कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करना चाहता है टोटल के नाम से, बाय फाइंडिंग द सम ऑफ द सेल्स डन इन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, हेल्प हिम चूज द फॉलोइंग कमांड टू डू सो। अब ऐसी ही कमांड लिखनी है जिससे एक नया कॉलम भी ऐड हो जाए और उसमें क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की जो सेल है उसका टोटल आ जाए। यहाँ पर एक टोटल कॉलम आ जाए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पर कैलकुलेट भी हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए df ऑफ टोटल ऐड करने का तरीका बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू df डॉट क्वार्टर 1 df डॉट क्वार्टर 2 प्लस df डॉट क्वार्टर 3, एक्सेस करने का ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट कमांड है। और अगली देखिए df ऑफ टोटल, df ऑफ क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 5, इससे भी आप कॉलम एक्सेस करते हैं डॉट के अलावा, df ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके। दिस कमांड इज ऑल्सो करेक्ट। df ऑफ टोटल इज इक्वल टू df डॉट loc से भी ये क्या हो गया loc का, ऑल रोज बट दीज कॉलम्स। ठीक है, और सम डॉट सम फंक्शन यूज किया, एक्सेस इक्वल टू 1, एक्सेस इक्वल टू 1 यहाँ पर कॉलम वाइज आपका टोटल कर देगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट आंसर। पांचवा पार्ट, हालांकि 4 पार्ट के लिए 4 नंबर दिया है मैंने, पांचवा पार्ट एडिशनल और चॉइस दिया है। मैंने जरूरी नहीं CBSE चॉइस दे, मैं बार बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। द मैनेजर वांट्स टू चेंज द कॉलम नेम टू सेल्स क्वार्टर 1, सेल्स क्वार्टर 2, सेल्स क्वार्टर 3, सेल्स क्वार्टर 4 एंड टोटल सेल, टोटल अंडरस्कोर सेल। जो उनके कॉलम्स के नाम ऊपर दिए हुए हैं QTR1 QTR2, इन सभी का बदलना है, टोटल का भी बदलना है।
नए कॉलम के नाम आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कमांड देखनी है df डॉट रीनेम ब्रैकेट में Q1 कॉमा क्वार्टर नए कॉलम का नाम, Q2 कॉमा नए कॉलम का नाम, लिस्ट के फॉर्म में आप दे रहे हैं कॉमा कॉमा लगा करके। तो ये देख लीजिए ये सही है, या df डॉट नेम कर्ली ब्रैकेट में डिक्शनरी के फॉर्म में Q1 कॉमा सेल्स Q2। यहाँ पर आप कुछ गलती कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर डिक्शनरी देते हैं तो की और वैल्यू पेयर को कॉलन भी से सेपरेट करते हैं बीच में, ये तो बिल्कुल गलत हो गई। अगली देखिए df इक्वल टू df डॉट रीनेम ब्रैकेट में Q1 कॉलन सेल्स Q1। फिर अगली डिक्शनरी में आप दे रहे हैं ये डिक्शनरी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये कमांड आपकी यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई। सेपरेटेड बाय कॉमा, इसे कॉमा से सेपरेट कीजिए, अलग अलग डिक्शनरीज की यहाँ ज़रूरत नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये डिक्शनरी के फॉर्म में आप ऐसे दे देंगे, और इस डेटा फ्रेम को वापस उसी डेटा फ्रेम में स्टोर करना होगा, ठीक है। यहाँ से भी ये डिक्शनरी का सिंबल हटा दीजिए, और केवल ये डिक्शनरी लास्ट में बंद रहेगी, और रीनेम फंक्शन लास्ट में बंद हो गया, क्लोज हो गया पैरेंथेसिस, और इसे वापस डीएफ में असाइन कर दीजिए, नहीं तो ये अपडेट नहीं होगा, रीनेमिंग जो है वो अपडेट नहीं होगी। तो ये आपका सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। अब ये डाटा विजुअलाइजेशन से केस स्टडी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ ड्रॉन बाय अमित, नाउ आस्क रमन टू कंप्लीट द कोड गिवन बिलो क्वेश्चन वाइज। अमित ने ये ग्राफ प्लॉट किया है और रमन को इसका कोड लिखना है। देखिए यहाँ पर कोड में कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, इम्पोर्ट डैश पीएलटी डैश, फिर यहाँ पीएलटी डॉट डैश, पीएलटी डॉट डैश, इस तरह से कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इसको रखा गया, इसको 2 रखा गया, इसको 3, इसको 4, इसको 5। इसी के बेसिस पर आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखिए यहाँ पर चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 के लिए देखिए कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर इंपोर्ट, आपको अगर ग्राफ बनाना है तो क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ से चूज कर लीजिए matplotlib.pyplot as plt, दिस इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 टू प्लॉट द लाइन अबव ग्राफ। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में देखिए यहाँ पर ब्लैंक है पीएलटी डॉट डैश, और यहाँ पर स्टेटमेंट 3 में भी पीएलटी डॉट डैश। दो आपकी लाइन बन रही है यहाँ पर, एक लाइन ये एक लाइन ये। तो दोनों लाइन चार्ट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप बताइए। लाइन चार्ट बनाने के लिए पीएलटी डॉट प्लॉट यहाँ भी होने चाहिए, पीएलटी डॉट प्लॉट यहाँ भी होना चाहिए। सो हेयर इट शुड बी पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल होगा दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 का करेक्ट पार्ट क्या होगा। यहाँ से देखिए पीएलटी डॉट डैश एक्स एक्सिस, पीएलटी डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पीएलटी डॉट एक्स लेवल होना चाहिए। सो लेट अस चूज पीएलटी डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस, इट इज करेक्ट आंसर। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर टाइटल में, ये आपका पीएलटी डॉट टाइटल हो गया। इसके बाद ये समथिंग इक्वल टू 15 और कलर इक्वल टू आर रेड। तो देखिए आप टाइटल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर आपका ये पैरामीटर होना चाहिए फॉन्ट साइज। सो दैट इज वाई आपका ये डी पार्ट करेक्ट आंसर हुआ, ठीक। फिफ्थ पार्ट में आप देखें what happens when we replace last statement with matplotlib.pyplot.show in place of plt.show। plt.show की बजाय अगर आपको matplotlib plt की जगह matplotlib.pyplot.show लिखा जाए तो क्या ये काम करेगा बेटा। ये तब काम करेगा अगर आप यहाँ पर एज plt एलियस नहीं डिफाइन किए हैं। तो अगर वहाँ पर एज plt डिफाइन किया गया है तो ये plt ही यहाँ पर काम करेगा। matplotlib.pyplot अगर करेंगे तो वो एरर देगा। कौन सी एरर देगा यहाँ पर, नेम एरर दे देगा, ठीक है, ओके। एंड ये एरर आ जाएगी अगर आप matplotlib.pyplot.show लिखते हैं। तो अगर आपने एज plt यही ना यहाँ नहीं किया है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot लिख के छोड़ दिया है, तब यहाँ पर plt की जगह matplotlib.pyplot का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
So in that way we have completed question number 25. Here is the last question, question number 26. Aman is a student of class 11th. He received an unsolicited email that he has won a huge amount of prize through an online shopping coupon that he has actually done last week. Means he has done some shopping last week and उसका कूपन आ गया है और उसमें उसको बहुत बड़ा प्राइज 10 lakhs डॉलर का निकला हुआ एंड ही वाज आस्क्ड टू फिल अप हिज डिटेल his bank some bank detail. He has to fill up some his bank detail in a Google form whose link was given in the email. ईमेल में किसी गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, उसमें उसको अपना डिटेल सब भरना है, बैंक का जो डिटेल है, IFSC एंड अकाउंट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाट काइंड ऑफ क्राइम इट इज? ये किस तरह का क्राइम है? साइबर स्टैकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, स्पैमिंग. तो ऑब्वियसली ये स्पैम ईमेल के थ्रू हो रहा है और ये स्पैमिंग है. ठीक है. अमर इज कंफ्यूज्ड. व्हाट इज द नेम ऑफ IT लॉ that India is having in the Indian legislature? Select appropriate answer from the following. कौन सा IT एक्ट साइबर क्राइम के लिए बनाया गया है इंडिया में और कब बनाया गया, उसका नाम क्या है? इसमें से आपको चूज करना है. जो भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स एंड पैराग्राफ्स अंडर विच देयर इज ए फाइन और इम्प्रिजनमेंट. तो इसमें से कौन सा है, यहाँ से चूज करना है. इंडिया टेक्नोलॉजी एक्ट, नो. इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्ट, IDT एक्ट 2000, नो. इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000, यस. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये आपके एक्ट का नाम है. 2000 में ये इम्प्लीमेंट किया गया, इन्वॉल्व किया गया इन इंडियन लेजिस्लेटर. During practical hours of in the school, Aman forgot to log off from his email account. Later in the next period, his friend Amit came for practical in the lab and got into Aman's account. ठीक है. और he started sending vulgar and provoking messages to others. So which illegal activity Amit is doing? Hacking, cyberbullying, phishing, identity theft. कौन सी होनी चाहिए, कौन सा आंसर होना चाहिए? यस, आइडेंटिटी थेफ्ट होना चाहिए. उसकी आइडेंटिटी उसने चुरा ली और उसके थ्रू वो वल्गर मैसेजेस और प्रोवोकिंग मैसेजेस भेज रहा है उसकी तरफ से दूसरों को. चौथा इसका है, नाउ डेज ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन. हाउ डज एक्सेसिव ऑफ टेक्नोलॉजी कैन अफेक्ट फिजिकल हेल्थ? एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन, इंटरनेट एडिक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव. ये ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि ऑनलाइन में तरह तरह के बच्चों को डिसऑर्डर हो जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स दे आर यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी. मोबाइल फ़ोन पर क्लासेस ले रहे हैं, फिर उसके बाद क्लासेस ख़त्म भी हो जाती हैं, फिर भी बच्चा मोबाइल फ़ोन लेकर के घूमता रहता है, अपने प्राइवेट चैट वगैरह करता रहता है, गेम्स खेलता रहता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो सकती हैं. लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, 5वां पार्ट. एडुकॉम्प हैज डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर टीचर्स टू टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन. नाउ द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स लीगल ओनरशिप ऑफ दिस सॉफ्टवेयर टू अवॉइड इलीगल यूज ऑफ इट. व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज? तो ये एडुकॉम्प का सॉफ्टवेयर है और वो उसका लीगल ओनर है और उसको रजिस्टर करा सकता है. ठीक है. तो उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे हम फ्रीवेयर नहीं कह सकते, शेयरवेयर नहीं कह सकते हैं. ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आना चाहिए, बिकॉज एडुकॉम्प इज द प्रोप्राइटर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. इट इज़ नॉट ओपन सॉफ्टवेयर बिकॉज इट कैन नॉट बी फ्रीली डाउनलोडेड. तो इस तरह से इस पेपर में मैंने आपको सारे प्रश्न, सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है. और पहले पार्ट में सेक्शन 1, सेक्शन 2, दूसरे पार्ट में एक ही सेक्शन दिया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं. और यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा दे गया था इस पेपर में, मैं उसे चेंज कर दूंगा. जो
इंटरनेट से रिलेटेड आ गया है, जिसे सोसाइटल इम्पैक्ट से होना चाहिए था। ये 5वां क्वेश्चन, इसे मैं चेंज कर दूंगा और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिख करके इस क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं बार बार कि ये कोई सीबीएसई की तरफ से नहीं है, लेकिन सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई का कोई भी सैम्पल पेपर रिलीज नहीं किया गया है, पब्लिश नहीं किया गया है। इन फ्यूचर जब भी आएगा सीबीएसई का सैम्पल पेपर, तब हम ले करके उस पर उसके अकॉर्डिंग नए सैम्पल पेपर्स यहाँ पर बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। और फिलहाल यहीं तक। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट सच सैम्पल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स अगेन, इट्स नोटिफिकेशन कैन रीच टू यू डायरेक्टली। और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया, समझ आया पेपर कैसे रहेगा, क्या रहेगा, पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।